Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about solar eclipse, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, especially from the subtopic geophysical phenomena point of view. तो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स को समझने से पहले एक बार जरा ब्रीफली देख लेते हैं. आई नो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड मून विथ रिस्पेक्ट टू द सन. आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज और 6 घंटे में कंप्लीट होता है. और उसके अलावा जो मून है इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो हमारा अर्थ है अपार्ट फ्रॉम रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये अपने ही एक एक्सिस पे रोटेट भी होता रहता है, और ये रोटेशन लगभग 24 घंटे में पूरे होते हैं, जिस कारण से 24 घंटे के अंदर पूरा एक दिन बदल जाता है. सो दिस इज़ द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड मून विथ रिस्पेक्ट टू द सन. अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है, क्यों हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? बिकॉज कल का दिन इन इंडिया वी विटनेस्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स. तो इस आर्टिकल में फिर कई सारे इक्लिप्स और उनके डायनेमिक्स के बारे में बताई गई हैं. एक बार ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं इक्लिप्स होता क्या है. सो इक्लिप्स का सरल सा मतलब है कि व्हेन वन हेवनली बॉडी सच एज मून और एनी अदर प्लैनेट दैट मूव्स इनटू शैडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी, देन दैट इज़ नोन एज इक्लिप्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये हमारा, आप मान के चलिए कि ये सन है, और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, और मून के कारण फिर मून का शैडो हमारे अर्थ पे बने, और उस शैडो में अगर हमारा अर्थ मूव करे, उस शैडो के अराउंड हमारा अर्थ मूव करे, तो कहीं ना कहीं तो फिर दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल बनेगा ना. ऐसे हालात को हम लोग कहेंगे सोलर इक्लिप्स. तो मुद्दा यह है कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्स एसोसिएटेड विथ अर्थ. वन दैट इज इक्लिप्स ऑफ द मून दैट इज नोन एज लूनर इक्लिप्स, एंड अनदर इक्लिप्स ऑफ द सन नोन एज सोलर इक्लिप्स. दोनों ही इक्लिप्सेस को एक एक करके जरा देखते हैं. तो लूनर इक्लिप्स को समझने के लिए हमें पहले देखना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल मून एंड न्यू मून. तो आपको सबको पता है कि हमारा, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता रहता है और लगभग 28 दिनों में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है. तो और एक साइड पे सन है, दूसरे साइड पे अर्थ है, और बीच में मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है. तो अब आप इस पोजीशन पे देखिए, जब सन और मून के बिल्कुल बीचों बीच हमारा अर्थ आ जाए, उस टाइम में क्या होगा? ये दूसरा साइड जो है, इधर तो अंधेरा है, रात का टाइम है, लेकिन सन चूँकि काफ़ी लार्जर साइज़ का है, कई सारे सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली मून के ऊपर पड़ेंगे ऐसे, और फिर मून से वो रिफ्लेक्ट होकर के आकर के हमारे अर्थ पे आएंगे. तो जिधर भी नाइट साइड है, यहाँ के लोगों को ये पूरा पूरा मून दिखेगा, एक सर्कुलर साइज़ का मून दिखेगा. इसको हम लोग कहते हैं फुल मून. पूरा पूरा चांद दिखता है. फिर धीरे धीरे जैसे अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा 24 घंटे में, लेकिन तब तक मून थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो मून का साइज़ छोटा होने लगेगा, और आगे जाते जाते छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा. और जब मून इस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो सन और अर्थ के बीचों बीच आ चुका है, इस पोजीशन पे मून अर्थ पे रहने वाले लोगों को, हम सब लोगों को दिखाई ही नहीं देगा. रीजन बीइंग, दिन के टाइम में मून दिखना इम्पॉसिबल है, कारण मून पे पड़ करके जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आ रही हैं, वो लाइट इतनी डिम हो चुकी होंगी कि सनलाइट के आगे वो लाइट जो मून से होकर के आ रही हैं वो तो दिखेंगी नहीं, और रात के साइड में जो लोग हैं वहाँ तक ये मून पे गिरने वाला लाइट कभी पहुँच ही नहीं सकता. तो दिस इज़ हाउ, इस पोजीशन पे, इस ओरिएंटेशन पे जो मून होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून, कि यहाँ पे मून का जन्म हो रहा है. अभी अभी बिल्कुल आप जिस दिन देखेंगे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, दैट इज़ द टाइम ऑफ न्यू मून. वहाँ पे आप समझिए मून का जन्म हो रहा है. और फिर धीरे धीरे मून जो है ऐसे साइज बढ़ता जाता है, ऐसे छोटा साइज़ का दिखेगा, फिर इस पोजीशन में आएगा तो आधा दिखेगा, राइट, और फिर आगे बढ़ता जाएगा आधे से ज़्यादा, और यहाँ आकर के फुल मून. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल मून एंड न्यू मून. जैसा कि मैंने आपको बताया, मून अर्थ के अराउंड एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन करने में लगभग 27 दिन तक ले लेता है, और यही कारण है कि मून को
एक न्यू मून और फुल मून के बीच में लगभग 29.5 डेज लगते हैं। अब आप बोलेंगे सर जब मून 27 दिनों में पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो न्यू मून और फुल मून में आप 29.5 डेज क्यों लगते हैं? तो कारण सरल है, जब तक मून 27 दिनों में ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करता है तब तक हमारा अर्थ भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए न्यू मून और फुल मून में लगभग 29.5 डेज का डिफरेंस होता है। क्योंकि आप देखो जैसे जैसे मून, ये तो 27 दिनों में इसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन तब तक ये अर्थ भी तो आगे चला गया। दैट इज़ वाई द डिफरेंस बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून इज समवेयर क्लोज टू 29 डेज और 29.5 डेज, जिसको हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं एक महीने के तौर पे। एक महीना है तो महीना का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि न्यू मून और दो फुल मून के बीच का अंतर महीना, तो ये होगा ना। अब देखो जब एक मून यहाँ से फिर एक पूरा साइकिल काट करके आ जाए तो दो फुल मून के बीच का अंतर या दो न्यू मून के बीच का अंतर पूरा एक महीना होगा। अब लूनर इक्लिप्स की बात करें तो लूनर इक्लिप्स अब हमें देख करके ऐसा लगेगा कि लूनर इक्लिप्स ऐसे हालत में बन जाना चाहिए जब भी मून यहाँ है, जैसे सन और अर्थ के बीच में जब भी मून बने, मून आ जाए तो वहाँ पे लूनर इक्लिप्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए ए लूनर इक्लिप्स कैन अकर ओनली व्हेन द मून इज फुल। यू सी दिस लूनर इक्लिप्स यानी कि अर्थ के शैडो में मून आ जाए, अर्थ के शैडो में मून आ जाए और इस कारण से मून दिखे ही नहीं, तो हमें ऐसा देख करके लगेगा कि मून शुड ऑलवेज कम अंडर शैडो ऑफ अर्थ व्हेन देयर इज फुल मून। यानी कि ऐसा हमें देख करके लगेगा कि एवरी फुल मून शुड बी अ लूनर इक्लिप्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा। जब मून जिस एक्सिस पे या आप कह सकते हैं जिस प्लेन पे रिवॉल्व करता है और अर्थ जिस प्लेन पे रिवॉल्व करता है, वो प्लेन एक ही नहीं है। दीज प्लेन्स क्रिएट सम एंगल बिटवीन देम एंड दैट इज वाई इवन व्हेन देयर इज फुल मून इट्स नॉट नेसेसरीली राइट कि दैट विल लीड टू लूनर इक्लिप्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, बट ये थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और इस कारण से मून का जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ने लगता है, और फिर जिस एरिया में मून का शैडो पड़ता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सोलर इक्लिप्स देखा जा रहा है। सो नॉर्मली इसी पोजीशन में सोलर इक्लिप्स बनेगा। इस केस में भी ये वैलिड है कि हर न्यू मून पे सोलर इक्लिप्स नहीं बनता है। रीज़न बीइंग कि मून जिस प्लेन पे रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ जिस प्लेन पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, दोनों प्लेन अलग अलग हैं। दैट इज़ वाई मून हैज़ टू कम एग्जैक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो सेंटर हैं तीनों के मिलने चाहिए, तभी जाकर के सोलर इक्लिप्स होगा। The next article is about aluminum bodied trains and this topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। अभी जो भी हमारे देश में ट्रेनें चलती हैं, चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, दे आर क्रिएटेड यूजिंग लिंक हॉफमैन बुश टेक्नोलॉजी एंड दैट इज वाई दीज कोचेज आर नोन एज लिंक हॉफमैन बुश कोचेज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। हाँ, उनका इंटीरियर साइड एल्युमिनियम से जरूर बना होता है, बट एक्सटर्नल साइड इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। करंट न्यूज़ ये है कि अब हमारी रेलवे मिनिस्ट्री जो है ऑल एल्युमिनियम यानी कि पूरा पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जो पार्ट है वो एल्युमिनियम से बना करके ट्रेनें लॉन्च करना चाहती हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक पहला फ्रेट ट्रेन दैट इज ऑल एल्युमिनियम ट्रेन हैज़ बिन लॉन्च्ड, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कम से कम फ्रेट यानी कि जो मालगाड़ी होती है फ्रेट ट्रेन, ऑल एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन लॉन्च करने का प्लान है। और दिस इज पार्ट ऑफ एम्बिशियस प्लान टू मॉडर्नाइज रेल ट्रांसपोर्टेशन। सवाल ये उठता है कि आखिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा। एल्युमिनियम लाइटर वेट का होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, तो लाइट वेट होने के कारण हाई स्पीड अटेन किया जा सकता है। पहली बात तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया जा सकता है। लाइट वेट होने के कारण कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा, जब कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। सो माना जा रहा है कि अप टू 30% ऑफ वेट घटाया जा सकता है इफ़ वी रिप्लेस स्टेनलेस स्टील विथ द एल्युमिनियम।
और इस कारण से लेस पॉल्यूशन विल बी रिलीज्ड, फ्यूल इफिशियंसी विल बी ब्रॉट। हॉलेज का जो कॉस्ट है, हॉलेज सिंपली मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल कम डाउन कंसिडरेबली, एटलीस्ट 30 to 40%. लेस एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, द मेटल इज मोर रिसाइक्लेबल एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, तो वेस्टेज भी कम होगा स्क्रैप का। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी एल्यूमिनियम बेस्ड ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे हम लोग साल का लगभग 1500 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन को कम कर पाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट NSCN-IM मीट्स राइवल नागा ग्रुप्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। NSCN-IM इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ऑफ इसाक मोवैया फैक्शन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने के लिए मैं पूरा का पूरा नागालैंड मूवमेंट, नागाज मूवमेंट के बारे में समझना होगा, तो उसको एकदम थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं। देखिए, आसाम बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस इन 1824, राइट। ब्रिटिशर्स ने जब आसाम पे अपना कंट्रोल जमा लिया तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी इन द अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, and that is how in 1881 Britishers acquired Naga Hills where Naga tribes used to live, and then this 1881 में ये Naga Hill was also made part of British province Assam, तो आसाम के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। नागा लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया because they never wanted Britishers to rule them. They refused to accept British rule. Even the recommendation of Simon Commission of 1929 was clearly refused by Nagas. So this is how Naga protest against British rule started. अब जब देश आज़ाद हो गया तो जो ब्रिटिश एरिया थे वो आज़ाद भारत के हिस्सा हो गए, लेकिन कई सारे जो नागा ग्रुप्स हैं they did not wanted to be part of रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज हाउ ए ग्रुप जिसका नाम है नागा नेशनल काउंसिल NNC was created, whose main goal was to run insurgency against the Union of India in order to have a complete independence for the Naga people. And that is how in 1952 they declared independent government for themselves. नागा ट्राइब्स के कई सारे ग्रुप्स ने मिल करके नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया 1952 में। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो फिर ये नागा ट्राइब्स जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ग्रुप बना दी, इंडिपेंडेंट आर्मी बनाने लगे, जैसे कि किसी इंडिपेंडेंट देश में होता है, सब कुछ एक नई करेंसी, नया झंडा, सब कुछ जब अलग करने लगे, इंसर्जेंसी को समझिए तो ये लोग हाइट्स पे लेकर के चले गए, वेयर दे डिक्लेयर दैट दे हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर नागाज। तो फिर इसको सप्रेस करने के लिए 1958 में भारत सरकार ने पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू क्रश नागा रिबल्स। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जिक्र आप अक्सर सुनते होंगे जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी को सप्रेस करने के लिए हुआ था। बिफोर इंडिपेंडेंस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम by Britishers during Quit India movement of 1952 to suppress the protest. अब 1958 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा करके तो नागा रेबल्स को सप्रेस कर दिया गया, बट लोकल जो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, उस एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए फिर नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया 1962 में, ताकि वहाँ की अपनी एक लोकल अपनी रीजनल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे सब अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ताकि जो नागा लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं उनको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो कैटर कर पाए। एंड कई सारे सेक्शनिस्ट ग्रुप तो इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में दबा दिए गए, बट कुछ सेक्शनिस्ट ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस करके वो म्यांमार में जा कर के बॉर्डर रीजन में उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए, एंड देन दे स्टार्टेड टू कंडक्ट इंसर्जेंट स्ट्राइक्स और गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट इंडियन आर्मी। सो दैट मीन्स दे ऑपरेटेड फ्रॉम द बॉर्डर रीजन। ये एरिया जो है काफ़ी हिली एरिया है, रफ टेरेन है, माउंटेनियस है, जंगल्स हैं, रिवर्स हैं, तो यहाँ पे गार्ड करना थोड़ा कठिन है। यहाँ से कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट करने लगे और क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी प्रमोट करने लगे। और फिर 1975 में
अब क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी होगी तो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे आर्म्ड फोर्सेज और इंसर्जेंट ग्रुप्स में। 1975 में जो मेजर इंसर्जेंट ग्रुप था एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, उसने सरेंडर किया। इट एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इट गेव अप द डिमांड ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट कंट्री फॉर नागाज। तो एनएनसी जो उस टाइम तक का मेन ग्रुप था उसने सरेंडर कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। बट एनएनसी के अंदर ही कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स थे, ऐसे मेंबर्स थे, those who did not wanted to accept the constitution of India, who did not wanted to surrender। तो फिर ये एनएनसी से सेपरेट होकर के, नेशनल नागा काउंसिल से सेपरेट होकर के फिर एक अलग ग्रुप बनाया गया एनएससीएन, जिसका नाम फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ ग्रेट नागालैंड, और ये एनएससीएन 1980 में बनाया गया। एंड दीज एनएससीएन created in 1980 started to operate from the border regions of India, Myanmar, and they got some support from China as well in order to create internal disturbances in India। बाद में NSCN ग्रुप जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड था, इसमें फिर डिवीजन भी हो गया, इंटरनल डिवीजन, आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया होगा कुछ, और फिर इसके दो ग्रुप बन गए NSCN IM, इसके दो लीडर थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा इसाक एंड मोवैया, NSCN IM आइजैक एंड मोवैया ग्रुप। और दूसरा इससे जो अलग ग्रुप बन के निकल आया उसका नाम था NSCN K, यानी कि NSCN खापलांग ग्रुप। ये हो गया 1988 में। अभी दोनों ही ग्रुप जो हैं वो इंसर्जेंसी करते रहे, इंडियन आर्मी के खिलाफ फाइट करते रहे। दे केप्ट ऑन डिमांडिंग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट स्टेट फॉर द पीपल ऑफ नागालैंड, सेपरेट कंट्री इनफैक्ट फॉर द पीपल ऑफ नागालैंड। लेकिन 1997 में जाकर के इस ऑर्गेनाइजेशन NSCN IM ने भारत सरकार के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दिया। सरेंडर नहीं किया था, सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और उसके बाद से बातचीत शुरू हुई कि ठीक है चलिए, बातचीत मतलब वहाँ के नागा लोगों के लिए बेसिक पॉलिटिकल राइट्स, सिविलियन इकोनॉमिक राइट्स दिला दो आप, तो हम एक सेपरेट कंट्री का डिमांड छोड़ देंगे। दिस वाज व्हाट द बेसिक पॉइंट इन दिस 1997 सीज फायर एग्रीमेंट। अब 1997 से लेकर के सीज फायर एग्रीमेंट को आगे लेकर के बातचीत होनी शुरू हुई भारत सरकार और नागा इंसर्जेंट ग्रुप NSCN IM के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। 2015 में जाकर के कुछ मोटे मोटे एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए या मोटे मोटे फ्रेमवर्क तैयार हुए कि कैसे NSCN IM और भारत सरकार के बीच में कंप्लीट एग्रीमेंट साइन होगा। उसकी एक बेसिक नींव रखी गई 2015 में। बेसिक फ्रेमवर्क वाज अग्रीड इन 2015। ये जो बेसिक फ्रेमवर्क 2015 में बनाया गया वही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है हमें फाइनल सोल्यूशन अटेन करने में, क्योंकि इस बेसिक फ्रेमवर्क में एक टर्म इस्तेमाल किया गया शेयर्ड सोवरेनिटी। तो शेयर्ड सोवरेनिटी तो काफ़ी आप समझिए सिंप्लीफाइड या जनरलाइज तरीके से शब्द इस्तेमाल कर लिया गया होगा कि देयर विल बी ए शेयर्ड सोवरेनिटी फॉर द नागाज इन द नागालैंड रीजन। बट इस शेयर्ड सोवरेनिटी का क्या मतलब निकाल रहे हैं NSCN IM के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फाइनल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पा रहा है, रीजन बीइंग द टू साइड्स, भारत सरकार और जो ये NSCN IM के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी इन ए डिफरेंट मैनर। भारत सरकार का कहना है कि हमारे हिसाब से जो हमने शेयर्ड सोवरेनिटी बेसिक फ्रेमवर्क में अग्री किया था 2015 में, उसका सरल सा मतलब है कि आपके लैंग्वेज को, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार कुछ अलग से प्रोविजन लेकर के आएगी। जैसे हमारे स्टेट असम में क्लॉज 6 से असम अकॉर्ड के लिए हमारे कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि NSCN IM के मेंबर्स मान रहे हैं कि नहीं, हमारा मानना है, हमारी समझ ऐसी है कि शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब हमारा सेपरेट फ्लैग होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब ये सब भारत सरकार के लिए मानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ें हमने जम्मू कश्मीर पे ख़त्म की हैं। हाउ कैन वी अलाउ सच थिंग्स फॉर एनी अदर स्टेट व्हेन वी रिवर्स्ड इट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी कारण से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आपका डिमांड टू हैव सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इज इन इम्प्रैक्टिकल डिमांड एंड वी कैन नॉट फुलफिल इट। और तब से ये जो नागा पीस अकॉर्ड है जो भारत सरकार और NSCN IM के बीच में होने वाला है, 1997 में सीज फायर हुआ, 2015 में बेसिक फ्रेमवर्क हुआ, ये नागा पीस अकॉर्ड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। द मेन रीजन इज different interpretation of this word shared sovereignty that has been written in the basic framework of 2015.
तो नागा कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे हैं, नागा ग्रुप, कि हमें सेपरेट फ्लैग दीजिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, और ये भारत सरकार मान नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई देयर हैज़ बीन ए स्टेल मेड। अब ये मामला जो है 7 सालों से अटका पड़ा है। आपने 2015 में बेसिक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया, यू आर नॉट एबल टू फाइनलाइज द फाइनल अग्रीमेंट टिल डे। देयर हैज़ बीन नो अग्रीमेंट बिटवीन NSCN and IM एंड यूनियन ऑफ इंडिया टिल डे। प्रॉब्लम की बात यह है कि नाउ NSCN IM सिंस इट इज़ नाउ सीइंग कि इसके डिमांड्स तो पूरे हो नहीं रहे हैं, भारत सरकार तो इसकी बात सुन नहीं रही है। वहाँ के जो पहले गवर्नर थे RN रवि साहब, जिनको रखा गया था भारत सरकार द्वारा NSCN IM और भारत सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गए RN रवि के और NSCN IM के रिप्रेजेंटेटिव्स के। तो मुद्दा ये है कि ये अग्रीमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है, और इस कारण से अब धीरे धीरे NSCN IM ने क्या किया है, बाकी सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन भी नहीं किया है, जो सरेंडर करने के मूड में भी नहीं है, उनके साथ वापस से कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप। तो जनरली ये जो NNPG है और ये NSCN IM है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए थोड़ा सा हॉस्टाइल रिलेशन रखते हैं। दे आर ट्रेडिशनल राइवल्स, लेकिन नाउ दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स। इससे दिक्कत क्या होगी कि जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल बिकम ए स्ट्रॉन्गर, एंड वंस दे बिकम ए स्ट्रॉन्गर दे विल हैव हार्डर बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। दे मे इवन फोर्स द यूनियन ऑफ इंडिया। मैं खाली कह रहा हूँ, दे विल हैव हार्डर बार्गेनिंग पावर। पहले तो ये आपस में डिवाइडेड थे आज ट्रेडिशनल राइवल्स, बट नाउ दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे विल हैव नाउ स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। दे विल फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागाज इन even more vocal manner. That is perhaps a threat that or challenge that Union of India may face in coming days. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनाक। इनके बारे में तो आपने देख ही लिया होगा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। देखेंगे क्या क्या बातें हैं। तो ऋषि सुनाक साहब ब्रिटेन के पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ही हैज़ ऑल्सो बिकम ब्रिटेन्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट टाइम्स। उसके अलावा ही इज़ 57th ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 2 महीने पहले आपको पता ही होगा, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था, लीज ट्रस बिकेम प्राइम मिनिस्टर बाय डिफीटिंग ऋषि सुनाक। बट लीज ट्रस इकॉनमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। उनके जो 2 महीने का कार्यकाल था उसमें इकॉनमी और ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी, एंड दैट इज़ वाई शी एंड हर कैबिनेट हैड टू रिजाइन। अगर आप देखिए तो इकॉनमी, जो यूके की इकॉनमी है, वन ऑफ द वर्स्ट फेज से गुजर रही है। आप देखो पिछले 2-3 सालों से लगातार यूके की इकॉनमी डिक्लाइन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हाल फिलहाल में इंडियन इकॉनमी ने यूके इकॉनमी को सरपास करते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई। आप देखो तो यूके की इकॉनमी जो है 2008 से ही, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ तब से ही वो डोल्ड्रम्स में है। नाउ द चैलेंजेस हैव बिकम टफर आफ्टर द पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड लॉकडाउन। और फिर लीज ट्रस की सरकार आ गई। लीज ट्रस ने पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कंप्लायंसेस के नियम बना दिए बिजनेसेस के लिए, कि ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। इतने सारे नियम बनाने के कारण उनका कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इट वेंट अप, एंड दैट इज वाई दे स्टार्टेड टू पुल आउट ऑफ यूके एंड मूव टू सम अदर यूरोपियन कंट्रीज। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को जो छोड़ने का फैसला था यूके का, जिसको हम लोग ब्रेक्सिट कहते हैं, उसका भी बहुत सारा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा यूके की इकॉनमी पे। कई सारे जो बिजनेसेस हैं वो यूके से पुल आउट करके और यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों में जाकर के इस्टेब्लिश कर लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो ही रही हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है यूके में लगातार। वहाँ पे आप देखो, खासकर ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, फिर इन्फ्लेशन उस कारण से ऊपर चलता गया, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए। इन्फ्लेशन इज इन अबाउट 2 डिजिट 10.1% के आसपास। इकॉनमी जो है नीचे गिरती हुई दिख रही है। सो दिस इज हाउ यूके इकॉनमी कैन बी सेड टू बी इन ट्रबल दीज डेज, और इसको मैनेज नहीं कर पाए लीज ट्रस, एंड दैट इज वाई शी हैड टू रिजाइन। अभी थोड़ा सा और बैकग्राउंड में देखोगे तो 2018-19 में यूके की सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके कहा था कि दे हैव इनफ रेवेन्यू टू मैनेज देयर स्पेंडिंग।
उनके पास इतना पैसा है कि अपने स्पेंडिंग को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण हुआ क्या कि उनकी रेवेन्यू लगातार नीचे चली गई, स्पेंडिंग बढ़ गई, जिस कारण से डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब डेफिसिट जब बढ़ जाता है तो सरकार के पास एक ही उपाय बचता है कि इकोनॉमी के अंदर वो लोग, डेफिसिट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके पास एक ही दो उपाय है, या तो टैक्स को बढ़ा दे, टैक्स रेट को ज़्यादा कलेक्ट करे और अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं, या तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करें लोगों से। लीज ट्रस्ट की सरकार ने फैसला लिया कि इट विल बोरो अ लॉट फ्रॉम कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर द फाइनेंशियल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। अभी बहुत ज़्यादा बोरोइंग करने के कारण हुआ क्या कि इट लेड टू क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्राउड आउट ये समझिए, जैसे कि लीज ट्रस्ट की सरकार, आपको मैंने पहले से बताया कि 2-3 सालों से यूके की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन का प्रॉब्लम चल रहा था, और ये स्लो डाउन और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। अभी लीज ट्रस्ट की गवर्नमेंट जब 2 महीने पहले आई तो उनके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम था, ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। ह्यूज फिस्कल डेफिसिट मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में बड़ा गैप, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा था। उसको मीट करने के लिए लीज ट्रस्ट की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बोरो करना शुरू किया, और जब गवर्नमेंट बोरो करना शुरू करती है तो नेचुरल सी बात है कि लोग जो हैं, जो लेंडर्स हैं, दे विल ट्राई टू गिव मनी टू द गवर्नमेंट बिकॉज दैट इज सेफ। एंड दैट इज़ वाई जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करने लगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का स्कोप कम होने लगा, और ऐसे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्राउड आउट, वेयर प्राइवेट सेक्टर इज गेटिंग crowded out, or when private sector is getting crowded out, it is not getting enough fund to invest in the economy, that will not yield to outcome and that will not lead to growth. So that is the problem that UK economy is facing these days, and that is why Liz Truss had to resign. और उसके बाद से ऋषि सुनक ने जिम्मेदारी संभाली है इकोनॉमी को यहाँ से बाहर निकालने की। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख ले। द स्कॉच अर्थ टैक्टिक्स इज अ वॉरफेयर टैक्टिक्स। अमूर फाल्कन को लेकर के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अमूर फाल्कन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं और IUCN में ये लीस्ट कंसर्न में, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।